और आज हम 20वीं सदी के सबसे विवादास्पद और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे गए उपन्यासों में से एक की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी किताब जिसकी साहित्यिक कारीगरी के लिए जितनी तारीफ हुई, उसके परेशान करने वाले विषय के लिए उतनी ही आलोचना भी। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं रूसी अमेरिकी लेखक व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में आए उपन्यास लोलिता की। और आज हमारा मकसद इस विवाद के पीछे झांककर ये समझना है कि ये उपन्यास असल में है किस बारे में। हाँ, अकादमिक स्रोतों, नाबोकोव के अपने इंटरव्यू और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर हम इसके मुख्य विषयों पर बात करेंगे। और इससे जुड़ी आम गलतफहमियों पर भी। हाँ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये किताब सिर्फ सनसनीखेज है या इसमें कुछ और भी गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर करना जरूरी है, बिल्कुल, जो इस किताब के साथ जुड़ी हुई है। कई लोग मानते हैं कि लोलिता एक तरह की दुखद प्रेम कहानी है, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। और ये समझना ही इस किताब को समझने की पहली सीढ़ी है। अच्छा। नाबोकोव ने खुद कई बार साफ किया था कि ये उपन्यास प्यार के बारे में नहीं, बल्कि जुनून, धोखेबाजी और मासूमियत को कुचलने की कहानी है। इसका जो मुख्य किरदार और नैरेटर है, हम्बर्ट, उसे जानबूझकर एक ऐसा किरदार बनाया गया है जिस पर आप भरोसा कर ही नहीं सकते। मतलब एक अनरिलायबल नरेटर। एग्जैक्टली। वो आत्ममग्न है, चालाक है और नैतिक रूप से पूरी तरह दिवालिया। यानी नाबोकोव का पूरा मकसद ही ये दिखाना था कि अपराधी कैसे अपनी घिनौनी हरकतों को सही ठहराने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर एक बार संदर्भ के लिए कहानी का सार क्या है, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं, बस एक ढांचा समझ लेते हैं। जरूर। कहानी यह है कि हम्बर्ट नाम का एक यूरोपीय साहित्य का विद्वान है जिसकी उम्र 30 के पार है। और उसे पाने के लिए वो एक बहुत ही भयानक योजना बनाता है। हाँ, वो डोलोरेस की माँ शार्लट से शादी कर लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस बच्ची के करीब रह सके। और यहीं से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। शार्लट को किसी तरह हम्बर्ट की डायरी मिल जाती है। हाँ, और उसे उसकी असलियत पता चल जाती है। उस सदमे में घर से भागती है और एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। और अचानक हम्बर्ट उस 12 साल की बच्ची का कानूनी अभिभावक बन जाता है। हाँ, और यहीं से उस शोषण और धोखे की यात्रा शुरू होती है। वो डोलोरेस को लेके पूरे अमेरिका में घूमता है और 2 साल तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है। और कहानी में वो एक और किरदार है ना, क्लेयर क्विल्टी। हाँ, जो हम्बर्ट की तरह ही एक धोखेबाज है और वो भी डोलोरेस पर नजर रखता है। आखिरकार वो डोलोरेस को हम्बर्ट से दूर भगा ले जाता है। कहानी का अंत बहुत ही दुखद है। बहुत। आजाद तो है, पर उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। और अंत में हम्बर्ट गुस्से में क्विल्टी की हत्या कर देता है, जेल में मर जाता है और डोलोरेस भी बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। किसी के लिए भी कोई सुखद अंत नहीं है। और यही इस कहानी का असली बिंदु है। ये हम्बर्ट के जुनून का नतीजा दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ तबाही। ठीक है, तो कहानी का ढांचा समझ आ गया। अब उस चीज पर आते हैं जो इस किताब को इतना जटिल बनाती है, इसके विषय। आपने शुरू में अविश्वसनीय नैरेटर का जिक्र किया था। हाँ, ये क्या है और नबोकोव ने इसे इतनी असरदार ढंग से कैसे इस्तेमाल किया है? क्योंकि हम्बर्ट की भाषा बहुत सुंदर है, बहुत काव्यात्मक है। हाँ, और यही तो नाबोकोव की प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, अविश्वसनीय नैरेटर का मतलब है कि कहानी सुनाने वाले पर आप भरोसा नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हम्बर्ट के नजरिए से फिल्टर होके आ रहा है। अच्छा। नाबोकोव ने जानबूझकर इतनी सुंदर और अलंकृत भाषा का इस्तेमाल किया है ताकि पाठक को ये दिखाया जा सके कि अपराधी कैसे अपनी हिंसा को छिपाने के लिए सुंदरता का मुखौटा पहनते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वो पाठक को अपनी भाषा के जाल में फंसा रहा है। बिल्कुल। ताकि हम एक पल के लिए उसके नजरिए से सोचने लगें और फिर हमें झटका लगे जब हमें उसकी असलियत का एहसास हो। बिल्कुल सही। वो अपनी कहानी को इस तरह से सुनाता है कि सुनने वाला उससे सहानुभूति रखने लगे, उसे एक दुखद नायक समझने लगे। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उपन्यास में ही जगह जगह ऐसे सुराग हैं जो उसके झूठ को उजागर करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जुनून बनाम प्यार वाले विषय से भी सीधे जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। हम्बर्ट जिसे बार बार प्यार कहता है, वो असल में प्यार है ही नहीं है। ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम्बर्ट का प्यार डोलोरेस के लिए नहीं है, बल्कि उसके मन में बसी लोलिता की एक काल्पनिक छवि के लिए है, जो उसने खुद बनाई है। हाँ, वो असली इंसान डोलोरेस, जो एक बच्ची है, उसे कभी देख ही नहीं पाता। उसके लिए वो सिर्फ एक वस्तु है। और इस सब का सबसे दुखद पहलू है मासूमियत का विनाश।
पूरी कहानी में हमें डोलोरेस की आवाज लगभग सुनाई ही नहीं देती। हम उसकी कहानी सीधे तौर पर कभी नहीं सुनते, सिर्फ हम्बर्ट के माध्यम से। और ये भी जानबूझकर किया गया है। अकादमिक विश्लेषण इस बात की पुष्टि करते हैं कि डोलोरेस को एक आकर्षक लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी बच्ची के रूप में दिखाया गया है जो अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में फंसी हुई है। सही बात है। उसकी आवाज को दबा दिया गया है, जो ये दिखाता है कि शोषण के रिश्तों में पीड़ितों की आवाज कैसे खो जाती है। एक बात जो मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगी है वो ये है कि इतनी गंभीर कहानी के बीच में ये रोड ट्रिप वाला हिस्सा क्यों है? अच्छा सवाल है। ये मोटेल, हाईवे, ये सब कहानी में क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये उपन्यास में एक और परत जोड़ता है। नाबोकोव जो खुद रूस से आकर अमेरिका में बसे थे, हाँ। वो अमेरिकी संस्कृति से बहुत प्रभावित भी थे और उसके आलोचक भी। उन्होंने इस रोड ट्रिप संरचना का उपयोग 1950 के दशक की अमेरिकी उपभोक्ता संस्कृति पर व्यंग करने के लिए किया है। अच्छा। वो मोटेल, विज्ञापन और युद्ध के बाद के अमेरिका की जो चमकदार सतही दुनिया थी, उसे दिखाते हैं। ये सब उस भयानक कहानी के पीछे एक अजीब प्लास्टिक जैसी पृष्ठभूमि की तरह काम करता है। तो ये एक तरह से अमेरिकी समाज पर भी एक टिप्पणी है। हाँ। अब अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो जाहिर है कि जब ये किताब 1955 में आई होगी तो इसने एक तूफान खड़ा कर दिया होगा। बिल्कुल। इसे सबसे पहले पेरिस के एक छोटे पब्लिशर ने छापा था, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बड़े पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। छपते ही इस पर तत्काल विवाद हुआ। इसकी विषय वस्तु के कारण इसे ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन जहां तक मुझे पता है उस समय के कई बड़े साहित्यकारों ने इसका बचाव भी किया था। हाँ, ग्राहम ग्रीन जैसे प्रमुख लेखकों और आलोचकों ने इसकी कलात्मक योग्यता का पुरजोर बचाव किया। अच्छा। उनका तर्क था कि किसी किताब का नैतिक रूप से असहज होना उसे साहित्यिक रूप से महत्वहीन नहीं बना देता, और समय ने उन्हें सही साबित किया। सही बात है। आज तो लोलिता को एक मॉडर्न क्लासिक माना जाता है। हाँ, और अक्सर 20वीं सदी के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। और इसका असर सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहा। इसका असर मनोविज्ञान और दूसरी चीजों पर भी हुआ होगा। बिल्कुल। मनोविज्ञान, साहित्यिक सिद्धांत और यहाँ तक कि भाषा और शक्ति पर होने वाली सांस्कृतिक चर्चाओं तक इसका असर फैला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ, जिस पर सभी गंभीर विश्लेषण जोर देते हैं, वो ये है कि ये उपन्यास शोषण का महिमा मंडन करने के लिए नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये उजागर करना है कि कैसे अपराधी परिष्कृत भाषा के पीछे छिपते हैं। ठीक है, तो अंत में कुछ और आम गलतफहमियों को जल्दी से दूर कर लेते हैं। पहली, लोलिता शब्द का मतलब ही एक आकर्षक कम उम्र की लड़की बन गया है। ये शायद किताब की सबसे बड़ी और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विरासत है। सच तो ये है कि यह अर्थ उपन्यास के बाद ही उभरा। मतलब नाबोकोव से पहले ये शब्द इस तरह इस्तेमाल नहीं होता था? नहीं, नाबोकोव ने ये उपनाम गढ़ा था। किताब की वजह से ये शब्द लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गया, लेकिन इसका मूल संदर्भ शोषण से जुड़ा है, आकर्षण से नहीं। दूसरी गलतफहमी कि किताब कहीं ना कहीं हम्बर्ट का बचाव करती है। नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा सच है। विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि पूरी किताब की संरचना ही हम्बर्ट के पाखंड को उजागर करने के लिए बनाई गई है। उपन्यास के अंत तक पाठक को हम्बर्ट की नैतिक गिरावट का पूरा एहसास हो जाता है। वो एक दयनीय और घिनौना चरित्र बनकर रह जाता है। और आखिरी और शायद सबसे खतरनाक गलतफहमी कि इस रिश्ते में डोलोरेस की भी कोई भूमिका थी। ये पूरी तरह से गलत और एक बहुत ही खतरनाक धारणा है। उपन्यास उसे स्पष्ट रूप से एक ऐसी बच्चे के रूप में दिखाता है जिसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। वो एक शिकार है? हाँ, वो एक शिकार है जिससे दो वयस्कों द्वारा हेरफेर और नियंत्रित किया जाता है। वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही एक बच्ची है। तो सब कुछ समेटते हुए लोलिता आज भी एक असहज, शानदार और जरूरी किताब बनी हुई है। यह हमें इस बात का सामना करने के लिए मजबूर करती है कि भाषा कितनी आसानी से नैतिकता को तोड़ मरोड़ सकती है। जैसा कि हमने देखा, ये रोमांस के बारे में नहीं है। ये शक्ति, धोखेबाजी और जुनून के विनाशकारी प्रभाव के बारे में है। ये एक ऐसी किताब है जो पाठक से आलोचनात्मक सोच की मांग करती है। और ये हमें आज के लिए एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। आज के डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स को बड़े आसानी से गढ़ा जा सकता है, जहां हर कोई अपनी कहानी का हीरो है,
क्या ये कैसी कहानी जो हमें दिखाती है कि भाषा का इस्तेमाल सच्चाई को छिपाने के लिए कितनी खूबसूरती से किया जा सकता है, पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गई है?